सुबह के समय ऑस्ट्रेलिया जापान में दफ्तर खुले होते हैं, दोपहर का समय होता है तो यूरोप खुल जाता है, शाम का समय होता है तो अमेरिका से बातचीत शुरू हो जाती है। आज पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। ये आपका सामर्थ्य है, ये आपकी मेहनत है। भारत भी दूसरे देशों के पीछे नहीं है, हम अग्रसर हैं नई टेक्नोलॉजी में, नई प्रयोग में। हमारे समाज की, हमारे व्यापारी वर्ग की इतनी ताकत है कि अगर हमने वास्तव में इसको अपने दिल में बसा लिया तो शायद ही कोई परिवार होगा देश में, शायद ही कोई व्यक्ति रह जाएगा पूरे देश में जिसके मन को हम ना छू सकें, जो हमारे इस अभियान के साथ ना जुड़े। और मेरा आप सबसे दिल की गहराइयों से अनुरोध रहेगा कि हम इस विषय को बड़ी गंभीरता से लें। आज के इस सम्मेलन को और इसकी जरूरत को अपने काम के साथ जोड़कर प्राथमिकता दें। आज का संदेश घर घर तक पहुंचाने का काम और वो जिम्मेदारी लें। एक कर्तव्य के रूप में हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। और जो माननीय नरेंद्र मोदी, यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश को एक फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्था से विश्व की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में लेके जाने का काम किया, उनको मजबूती से समर्थन दें। उनकी सोच, उनकी दूरदृष्टा, उनके देश के प्रति प्रतिबद्धता, उनका भारत को एक विकसित भारत बनाने का संकल्प, उनका दिखाया हुआ 5 प्रण का मार्ग, जो हम सबको सम्मिलित करते हुए, हम सबको एक सूत्र में जोड़ते हुए देश को नई ऊंचाइयों तक लेके जा सकता है। ऐसे हमारे सबके चाहते नेता मोदी जी की जो सोच है, 1 नेशन 1 इलेक्शन, पूरे देश में सभी चुनाव एक साथ हों, उसके अन्य लाभ का आज हमारे सभी नेताओं ने, शिवराज जी, धनखड़ जी, सुनील जी ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। चाहे वो खर्च कम करना हो, चाहे जीडीपी की बढ़त की बात हो, चाहे लोगों का समय बचाने की बात हो, चाहे जो पूरी इलेक्शन मशीनरी लग जाती है उसके कारण शिक्षा में जो और सरकारी कामकाज में जो व्यवधान आता है उससे बचने की बात हो, ये सभी विषय अलग अलग वक्ताओं ने बड़े सुंदर तरीके से रखे हैं। मैं उस सब का पूर्ण समर्थन करता हूं और सभी भाई बहन जो यहां इकट्ठे हुए हैं, आप सबका साधुवाद करता हूं कि आप इतनी दूर दूर से आए हैं, एक मिशन के तहत, एक संकल्प लेके आए हैं, एक आह्वान देश को देना चाहते हैं। और मैंने अभी सुनील जी और धनखड़ जी को बता रहा था कि ये एक ऐसा विषय है जो हर व्यापारी, हर उद्यमी बड़ी सरलता से समझ पाएगा कि इसका कितना बड़ा परिणाम भारत और व्यापार दोनों के लिए अच्छा तरीके से हो सकता है। और इससे सबसे पहले तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि ये कॉन्फ्रेंस मात्र एक कॉन्फ्रेंस ना रह जाए, एक सम्मेलन ना रह जाए। हम इसका लाभ लेके एक कोशिश करें कि सभी जो हजारों लाखों संगठन देश भर में, अभी धनखड़ जी कह रहे थे, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, कस्बे स्तर पर, गांव के स्तर पर हमारे लाखों संगठन हमारे हितों की रक्षा के लिए सेवा देते हैं। क्या हम एक ऑल इंडिया एक्शन कमेटी बना सकते हैं? क्या हम सब संगठित हो सकते हैं? आखिर आप कल्पना करें कि आज तक हम
कहते रहते हैं कि हमारी बड़ी ताकत है, समाज की, व्यापारी वर्ग की, उद्योग की, उद्यमियों की, उद्योजकों की। हम ताकत की तो बात करते हैं। हम कहते हैं कि 6, 7, 8 करोड़ खुदरा व्यापारी हैं देश में। अलग अलग आकलन है कि 10 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग देश भर में काम कर रहे हैं। करोड़ों लोगों की जीविका, करोड़ों लोगों का जीवन, आमदनी आपके माध्यम से सुनिश्चित होती है। हमारे अन्नदाता, हमारे किसानों को अच्छा दाम मिले, उनकी आमदनी बढ़े, उनकी सुविधाओं का हम चिंता करें, ये भी व्यापारी समाज का दायित्व है। लेकिन ये सब आंकड़ों में सिमट के रह जाते हैं। ये सब भाषणों में सिर्फ एक कुछ क्षणों की चांदनी बन के रह जाती। हम कभी भी संगठित नहीं हो पाए। वर्षों वर्षों से ये चिंता जरूर है। समाज के, हमारे व्यापारी वर्ग के नेता इस पे बड़े अच्छे भाषण दे देते हैं, बड़ी अच्छी चर्चाएं होती है, लेकिन आज तक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम एक सूत्र में सब बंध के, पूरा समाज, जाति को परे छोड़कर, भाषा को परे छोड़कर, अपने राज्यों में बंटने के बजाय क्या एक कोशिश हो सकती है, हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो देशभक्त जो देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ है, जो देश को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है, जिसका संकल्प है कि मेरा योगदान भी इस अमृत काल में भारत को विकसित और समृद्ध बनाने के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2022 में आह्वान दिया था, जो इस वर्ष के 15 अगस्त के लाल किले से अपने उद्बोधन में पुनः उन्होंने 5 प्रण की बात रखी, स्वदेशी की बात रखी, आत्मनिर्भर भारत की बात रखी, बीइंग वोकल फॉर लोकल की बात रखी, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, अन्य जो उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने का फिर एक बार हमें पुनः स्मरण कराया। क्या हम सब ये संकल्प लेके आज नई दिल्ली से एक ऐसा विश्वास लेकर हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से, जो जनपथ पर स्थित है, जनपथ यानी जनता के पथ पर, और जनता की सेवा और जो ये विकास का पथ, ये दोनों, और बाबा साहेब आम्बेडकर जी की दी हुई संविधान को अपने साक्षी रखते हुए, उस संविधान की ताकत को अपनाते हुए, अगर हम सब एक सूत्र में एक एक्शन कमेटी बनाते हैं, एक सूत्र में सभी संगठन मिलकर काम करते हैं, तो आप कल्पना करिए देश में कितनी बड़ी क्रांति हम सबके संयुक्त प्रयास से, कितना बड़ा संदेश देश के कोने कोने तक जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन का, स्वदेशी भावना का, आत्मनिर्भर भारत का, एक सबके सामूहिक प्रयास, सबके सामूहिक कर्तव्य भावना से मेहनत का, कि हम सब भारत को एक समृद्ध, एक विकसित भारत 2047 तक देखने के लिए हमारे से जो हो सकता है मिलकर, मित्र भावना से जुड़कर हम सब करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और वो आवाज फिर देश के 6 लाख गांव तक पहुंचे, वो आवाज हर बस्ती और कस्बे में पहुंचे, वो आवाज 770 जिलों तक पहुंचे, वो आवाज हर पंचायत में गूंजे,
वो आवाज हर राज्य की असेंबली में अपना परचम फैलाए। हम कई बार बात करते हैं राजनीतिक भागीदारी की। राजनीतिक भागीदारी सिर्फ भाषण से नहीं होगी। राजनीतिक भागीदारी जमीन पर उतरकर काम करने से होगी, समाज सेवा करने से होगी, समाज को एकत्रित करने से होगी, समाज में हमारा स्थान बनाने से होगी। नेताओं के इर्द गिर्द घूमने से कभी हमारे समाज का भविष्य उज्जवल नहीं होगा। हमारे समाज को जमीनी स्तर पर एकत्र होकर हमारा स्थान बनाना पड़ेगा। और ये बात मैं कई बार कई मंचों से रख चुका हूं। आज देश नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा है। वैसे तो संजोग ऐसा है, पता नहीं धनखड़ जी ने प्लान किया या संजोग है कि आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी है, नेशनल स्पेस डे है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह ही देश के साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट जो नवाचार, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करते हैं, उनको संबोधित किया, देश को संबोधित किया, उनको प्रोत्साहित किया। आखिर भारत नई ऊंचाइयों को आज प्राप्त कर रहे हैं। हमारा चंद्रयान का मिशन अगस्त के महीने में, शायद 23 अगस्त था 2023 में, जब चांद के साउथ पोल पर पहली बार इतिहास में हमारा चंद्रयान का मिशन वहां पे सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ। एयर कमांडर शुक्ला जो पहले भारतीय थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, अभी अभी होकर आए हैं। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट की, रक्षा मंत्री जी से भेंट की। देश के हर युवा युवती का मनोबल बढ़ा कि अब भारत भी दूसरे देशों के पीछे नहीं रहेगा। हम अग्रसर हैं नई टेक्नोलॉजी में, नई प्रयोग में। ये 140 करोड़ भारतवासियों की ताकत के एक प्रतीक के रूप में हम सब ने इसे देखना चाहिए। हमारे जो उद्योजक हैं, जो व्यापारी भाई हैं, ये सिर्फ, और आज जो हम सब एकत्रित हुए हैं, आप सब सिर्फ व्यापारी नेता नहीं है, आप इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आपके बगैर ये देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था नहीं बन सकती थी। ये आप सबका सामर्थ्य है कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है। ये आपका सामर्थ्य है, ये आपकी मेहनत है, ये आपकी पूंजी है कि आज अलग अलग देश, दुनिया के बड़े बड़े विकसित देश भारत के साथ समझौता कर, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके भारत के साथ संबंध, भारत के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी तो वाणिज्य मंत्रालय में ऐसी हालत है कि शनिवार रविवार कब गुजर जाता है वो भी नहीं पता चलता है। दिन क्या और रात क्या। सुबह के समय ऑस्ट्रेलिया, जापान में दफ्तर खुले होते हैं, दोपहर का समय होता है तो यूरोप खुल जाता है, शाम का समय होता है तो अमेरिका से बातचीत शुरू हो जाती है, चिली, पेरू से बातचीत, दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका के अन्य देशों से बातचीत शुरू हो जाती है। रात कब आई, रात कब गई, कई दिनों तक पता ही नहीं चलता है। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्व में भारत की साख बनाई, ये उसका परिणाम है। आखिर आप बताइए, कभी आपने सुना कोई भी विश्व स्तरीय नेता का
जो 11 वर्ष तक लगातार विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में 11 वर्ष तक हर सर्वे में, और अंतर्राष्ट्रीय सर्वे विदेशी कई कंपनियां करती हैं, प्यू रिसर्च आता है, मॉर्निंग कंसल्ट के नाम से सर्वे निकलते हैं, अन्य सर्वे दिखाते हैं कि 11 वर्ष तक एकमात्र नेता विश्व का लगातार सर्वोच्च पद पर सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में उभरता है। करीब करीब 2 वर्ष पहले, ये शायद नवंबर 2023 की बात है, एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं जा पाए थे, तो मुझे उन्होंने भेजा था उनके प्रतिनिधि के रूप में। रात्रि के भोजन का कार्यक्रम था, अमेरिका में था, उस समय के राष्ट्रपति ने भोजन रखा था, अलग अलग देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री वहां पे मौजूद थे। तो वहां पे एक देश के राष्ट्राध्यक्ष मेरे पास आए, देश के राष्ट्रपति। भाषा अलग अलग थी, तो एक इंटरप्रेटर भी उनके साथ था। उन्होंने मुझे पहचान लिया होगा, शक्ल सूरत से तो भारतीय हम सब अलग ही विशेष दिखते हैं, तो मुझे ढूंढ निकाल के मेरे पास आए और इंटरप्रेटर के थ्रू बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि पिछले हफ्ते एक सर्वे निकला है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आए। मैंने देखा हुआ था। मैं कहा हाँ, मैंने सर्वे देखा है, मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे है। तो उन्होंने जो बाद में बात कही वो बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने कहा हम सब आपस में बात करते हैं, अलग अलग नेता, हम समझ नहीं पाते हैं कि कैसे महीने दर महीने लगातार इतने वर्षों से प्रधानमंत्री मोदी जी सबसे विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है। तो मैं थोड़ा बताने लगा क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, देश कैसे आगे प्रगति कर रहा है, किस हालत में 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, देश का मनोबल कैसा था, लगभग विश्व ने हमें हमारे ऊपर आशा ही छोड़ दी थी, और कैसे एक के बाद एक कदम उठा के 25 करोड़ गरीबों को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम गरीबी की रेखा से बाहर निकाल पाए। कैसे अन्य योजनाओं से आज देश में कोई व्यक्ति, कोई परिवार रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा, काम, बिजली, सड़क, पानी, इन सबसे वंचित नहीं है, इन सबका लाभ उठा पा रहे। अलग अलग योजनाएं गांव गांव तक पहुंच रही हैं, दूर दराज के इलाके में भी बिजली पहुंचे, इसकी चिंता प्रधानमंत्री जी करते हैं। जो स्कूल हमारे सीमा पर चलते हैं उसमें कैसी अच्छी शिक्षा मिले, या डिजिटल नेटवर्क पहुंचे और इंटरनेट का भी स्वाद उन बच्चों तक पहुंचे, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी करते। कैसे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज आज भी मिले, जिससे कोई गलती से भी वापस गरीबी में ना घुस पाए या गिर जाए, उसकी चिंता प्रधानमंत्री जी करते। कैसे आज लगभग 60 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवा मिले, आश्चर्यचकित थे वो राष्ट्रपति जी। और कहते हैं अभी मुझे समझ में आया कैसे जमीनी स्तर पर एक नेता एक एक व्यक्ति के दिल में बस सकता है, एक एक व्यक्ति की चिंता कर सकता है। और मुझे लगता है ये वन नेशन वन इलेक्शन को भी अगर हम सही
रूपरेखा में देखें, कई तो विषय हमारे समक्ष आए हैं, पर अगर हम आंकड़े भी निकालें तो लोगों में भी एक वोटर फैटिग हो जाता है। बार बार चुनाव में जाके वोट देने में वोटर भी थक जाते हैं। तो आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या उड़ीसा में जहां दोनों चुनाव साथ में होते हैं तो वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाती है, ज्यादा लोग वोट डालने आते हैं। एक चुस्ती होती है, उत्साह होता है, आलस नहीं आता है, अरे अभी तो वोट डाला था, अब वापस कौन जाएगा। जबकि लोकसभा चुनाव जिन प्रदेशों में अलग होता है, असेंबली अलग होती है, तो वोट परसेंटेज काफी गिर जाता है। तो अगर एक अच्छे लोकतंत्र में सबकी सहभागिता चाहिए तो वन नेशन वन इलेक्शन एक मार्ग बनता है। सब लोगों को उत्साह हो कि हम जाएं, वोट देने जाएं। अर्थव्यवस्था को तो लाभ होगा ही, लाखों करोड़ रुपए का लाभ अभी अभी प्रस्ताव में भी बताया गया। एंटनी जी ने बताया, प्रवीण जी ने बताया, अन्य नेताओं ने बताया। उससे कैसे हमारे व्यापार और उद्योग को लाभ होगा। आप कोई भी 3 महीने निकाल लो जब चुनाव चलते हैं, थोड़े बहुत झंडे वगैरह पटके बिक जाए, उसके अलावा सरकारी अफसर भी कोई निर्णय नहीं ले सकते। आचार संहिता रहती है, ठेके नहीं दिए जाते, लोग रुकते हैं देखने कैसी सरकार आएगी। क्या मोदी जी जैसा निर्णायक नेता फिर आएगा या कोई कमजोर नेता जिनको पता ही नहीं कि आलू भी कैसे बनता है। जिनका भाषण कहां से शुरू होता है और कहां बिखर जाता है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर तो मैं ये भी कह सकता हूं, जिसका रॉकेट कई बार लॉन्च हुआ लेकिन फ्यूज में करंट ही नहीं आया, तो लोग इससे खर्चा भी उस समय रोक लेते हैं। और ये बार बार देखा गया कि चुनाव के समय दुकान भी खाली दिखती है, लोग भी देखना चाहते हैं क्या हो। मैं आपको बता सकता हूं, मैं मुंबई से आता हूं, महाराष्ट्र से। जब भाजपा और महायुति की सरकार असेंबली में इस बार जीती और भारी बहुमत से जीती, देवेंद्र फडणवीस जी फिर एक बार मुख्यमंत्री बने, तो जो लहर विकास की पुनः एक बार महाराष्ट्र में देखने को मिली वो अद्भुत थी। और यही चीज अगर लोकसभा और असेंबली साथ में हो गई होते तो हमारे लगभग 6-8 महीने बिगड़ते नहीं, महाराष्ट्र और मुंबई के विकास। और ये देश भर की कहानी है। और मैं यहां बैठा बैठा सोच रहा था कि अब समझ में आया, ये बिहार का जो इलेक्टोरल रोल, जो सूची है वोटर की, इसको जो सुधारने का काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है। जो घुसपैठी, जो डुप्लीकेट वोटर, जो फेक वोटर, जो लोग शायद अब हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे नामों को हटाकर सूची की शुचिता, इलेक्टोरल रोल को सही माने में शुद्ध बनाने का जो काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, उसका इतना विरोध कि पूरा पार्लियामेंट सेशन नहीं चलने देना और आसन तक को बख्शना नहीं, आसन तक पे अटैक करना, ये इतनी तीव्रता, इतना विरोध कांग्रेस और उनके अन्य विपक्षी दल क्यों कर रहे थे। वन नेशन वन इलेक्शन का इतना विरोध विपक्षी दल क्यों कर रहे हैं। मैं बैठे बैठे दोनों को, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, दोनों को जब जोड़ के देख रहा था
तो ध्यान में आया कि क्योंकि उनके मन में जो कोई बिहार से अगर निकल के मुंबई, सूरत, कर्नाटक में काम कर रहा है और शायद उन्होंने बिहार से अपना नाम काटा नहीं हो और दूसरा वोट बना लिया हो मुंबई में, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या पंजाब में या दिल्ली में, उन सबको लाके एक दूसरा वोट डलवाने का उनका प्रयास होगा। ये जो घुसपैठी आए हुए हैं उनको पता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो हमें भारत में रहने नहीं देंगे, घुसपैठियों को उखेड़ उखेड़ के बाहर फेंकेंगे। और आपको घुसपैठी तो नहीं चाहिए ना देश में। यहां कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता है कि घुसपैठी तय करे इस देश का शासन, कोई नहीं है ना। और हमारे कितने व्यापारियों का नुकसान कर चुके हैं घुसपैठी। सामान खरीद लेते हैं, पैसा नहीं देते, भाग जाते हैं। ऐसे जितने घुसपैठी जो भारत के नागरिक नहीं है, उन सबको जो खत्म करना, वोटर लिस्ट से निकालने का काम अगर इलेक्शन कमीशन करता है, जो फेक वोटर्स निकालने का काम इलेक्शन कमीशन करता है, जो लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे उनके वोट को खत्म करता है, जिससे कोई गलत आदमी उस वोट का इस्तेमाल ना करे, दुरुपयोग ना करे। जो डुप्लीकेट वोटर्स दो बार इलेक्शन डाल के एक प्रकार से देश के लोकतंत्र का खिलवाड़ करते हैं, इस सब के लिए मैं साधुवाद करता हूं इलेक्शन कमीशन का। और हम सब ने चिंता करनी है, हम सब ने अपने अपने क्षेत्र में चिंता करनी है कि हमारा भी इलेक्टोरल रोल शुद्ध बने, गलत नाम ना हो। और ये भी चिंता करनी है कि जो एलिजिबल है उनका नाम जोड़ा जाए, कोई रह भी ना जाए। और इलेक्शन कमीशन ने दावा किया है कि एक भी व्यक्ति जो एलिजिबल है, जिनको वोट डालने का अधिकार है, उसको वो छोड़ेंगे नहीं, सभी को सूची में डाला जाए। और अब तो उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, जैसे आजकल तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता ही है, जैसे ही व्यक्ति 18 साल का हो उसका नाम क्यों ना ऑटोमेटिकली इलेक्शन लिस्ट में आ जाए। डेथ सर्टिफिकेट भी इशू होता है, आखिर हम जब अंतिम क्रिया करते हैं डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं, तो वो डेथ सर्टिफिकेट भी टेक्नोलॉजी द्वारा उस व्यक्ति का नाम ऑटोमेटिकली हटा सकता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो लोग डुप्लीकेट वोटर हैं, शायद दिल्ली में भी हैं, बिहार में भी हैं, मुंबई में भी हैं, बंगाल में भी हैं, चाहे दिल्ली में भी हैं, सूरत में भी हैं, इन सबको हटाने से एक शुद्ध प्रक्रिया इलेक्शन की होगी। और उसके साथ जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो आप कल्पना करिए देश कितना लाभ उसका उठाएगा, देश की इलेक्शन की प्रक्रिया कितनी शुद्ध हो पाएगी और कैसे ये देश विकसित भारत की तरफ तेजी से आगे बढ़ेगा। ये पुण्य का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने हाथ में लिया है और देश का हर व्यापारी, हर उद्यमी, हर उद्योजक, हर वो देशभक्त तक हमने पहुंचने का बीड़ा आज उठाया है। हम सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो इलेक्शन की प्रक्रिया शुद्ध बनाना हो, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत का संदेश हमारे युवा युवतियों में लेके जाना हो, चाहे व्यापारी के नाते मेड इन इंडिया वस्तुओं को बेचकर हम विदेशी वस्तुओं को ठुकराएं,
हमारे परिवार टुकराए, हम सब मिलकर एक नया भारत, अमृतकाल में एक विकसित और समृद्ध भारत बनाने के संकल्प के साथ आज हम यहां से जाएं, एकजुट हो, एक देश भर में मिलकर काम करने की प्रक्रिया को और जोर देंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।